टीचर्स एकेडमी के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण अधिकारों की आवश्यकता होती है, जिसके प्रयोग के आधार पर वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। वैसे अधिकार ही मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता व समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे अधिकार मानव जीवन के लिए अति अनिवार्य होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो इन अधिकारों की अनिवार्यता ही इनके मौलिक होने का प्रमाण है। यह तो स्पष्ट है ही कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही भारत के लोग अपने भावी संविधान में मौलिक अधिकारों को केंद्रीय रूप से स्वीकार करना चाहते थे। जब संविधान सभा की बैठक सन 1946 में हुई, तभी संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इसके पक्ष में आवाज उठाई थी। सरदार पटेल की अध्यक्षता में निर्मित समिति ने इस पर विस्तार पूर्वक विचार करते हुए अपना सुझाव दिया था। सरदार समिति की मुख्य सिफारिशें थी: पहला, अधिकार को दो वर्गों में रखा जाए, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा, मौलिक अधिकार को संघ सूची में रखा जाए तथा सर्वोच्च न्यायालय को इसका अभिरक्षक बना दिया जाए। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने इसी प्रतिवेदन के आधार पर संविधान में रखे गए मौलिक अधिकारों की रचना की। संविधान सभा के सदस्यों पर मौलिक अधिकारों के निर्माण को लेकर विदेशी विचारधारा एवं प्रावधानों का व्यापक प्रभाव पड़ा था। उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में पाश्चात्य दार्शनिकों तथा राजनीतिज्ञों द्वारा प्रतिपादित मौलिक अधिकार संबंधी सिद्धांतों को स्वीकार किया और अन्य देश के मौलिक अधिकारों के मुख्य एवं लाभप्रद बातों पर भी ध्यान दिया। उदाहरण के लिए वे अमेरिका के संविधान के अधिकार विधेयक पर और फ्रांसीसी मानव अधिकार की घोषणा पर तथा 1935 के आयरलैंड के संविधान से भी काफी प्रभावित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जापान और बर्मा के संविधान तथा सार्वभौमिक मानव अधिकार पत्र ने भी विशेष रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया। मौलिक अधिकार को लेकर संविधान सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अधिकारों का चयन तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर था। अधिकार के चयन में वे निम्न परिस्थितियों से प्रभावित हुए थे: पहला, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को समाप्त करना तथा छुआछूत का अंत करना आवश्यक था। दूसरा, विदेशी शासन काल में भारत के लोगों को अनेक प्रकार की निर्योग्यताओं को सहना पड़ा था, जिनका उन्हें कटु अनुभव भी था। इनको दूर कर संविधान सभा एक स्वतंत्र समाज की स्थापना करना चाहती थी। तीसरा, अल्पसंख्यकों की संस्कृति की सुरक्षा का प्रश्न भी संविधान निर्माताओं के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या थी। चौथा, संविधान निर्माताओं के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या वह भी थी कि वे किन अधिकारों को मौलिक अधिकार की सूची में डालें और किन अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखें। इस मुद्दे पर काफी विवाद उत्पन्न हुआ और अंत में हमारे संविधान निर्माताओं के बीच यह निर्णय हुआ कि जो न्याय योग्य है उसे मौलिक अधिकार और जो न्याय योग्य नहीं हो उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा जाए। यद्यपि फ्रांस, अमेरिका, रूस और स्विट्जरलैंड आदि देशों के संविधानों की भांति भारतीय गणतंत्र के संविधान में भी मौलिक अधिकारों और उनसे संबंधित व्यवस्था के संबंध में वैसा नहीं है जैसा कि अन्य संविधानों के अधिकार पत्र में है। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक अधिकार पत्र। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन दूसरे देशों के संविधानों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत है। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक है। इसमें भी कई अनुच्छेद बहुत लंबे हैं। अकेले अनुच्छेद 19 में ही 450 शब्द हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था करने के प्रयास में ही अधिकार पत्र इतना विस्तृत और व्यापक हो गया है। दूसरा, मौलिक अधिकार सीमित है, निरपेक्ष नहीं। अमेरिका में नागरिकों के अधिकार निरपेक्ष है, परंतु भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार सीमित हैं। इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित में सीमित करने की व्यवस्था की गई है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के आदर्शों में संतुलन बना रहे। तीसरा, व्यवहारिकता पर आधारित। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार केवल सिद्धांत नहीं है, वरन व्यवहारिकता पर आधारित है और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। इनमें सभी नागरिकों के लिए समानता के अधिकार की व्यवस्था के साथ साथ अल्पसंख्यकों, आदिम जातियों, आदिम जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं भाषा संबंधी हितों की रक्षा की व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिससे समाज में शिक्षा का विकास हो और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले। चौथा, न्यायालय द्वारा संरक्षण। मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। व्यवस्थापिकाओं द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को जो मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों, न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। चूंकि भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त है, इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आवश्यक आदेश निर्गत कर सकती है। पांचवा, प्राकृतिक अधिकारों के लिए स्थान नहीं। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार उल्लेखित है, उनके अतिरिक्त नागरिकों को कोई प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत के विपरीत अमेरिका में नागरिकों को लिखित अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं। छठा, राज्य के समान कानून से ऊपर। मौलिक अधिकार संसद अथवा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों से ऊपर है। संघीय सरकार या राज्य सरकारें इनका हनन नहीं कर सकती। गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की इस शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस संबंध में न्यायाधीश श्री पातंजलि शास्त्री ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद में कहा था, मौलिक अधिकारों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित कानूनों से ऊपर हैं। सातवां, सरकार की निरंकुशता पर अंकुश। मौलिक अधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर अंकुश रखते हैं, क्योंकि ये अधिकार प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता के परिचायक है और संविधान द्वारा इनके प्रयोग का पूर्ण आश्वासन दिया गया है। अतः सरकार मनमानी करते हुए उस पर अनुचित रूप से प्रतिबंध नहीं लगा सकती। सरकार द्वारा लगाए गए अनुचित प्रतिबंध न्यायालय द्वारा अवैध घोषित हो सकते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार निरंकुश शासन पर अंकुश के समान है। आठवां, मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की एक विशेषता यह है कि इन अधिकारों को राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से निलंबित किया जा सकता है। संकट काल की स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित कर सकता है। नौवां, भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों में अंतर। भारतीय नागरिकों तथा भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों में अंतर है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, जैसे जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, परंतु शेष अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त समस्त मौलिक अधिकारों का उपयोग विदेशी नागरिक नहीं कर सकते।